नमस्कार सभी को। मैं प्रांजलि वानखेड़े और आज आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का दूसरा पाठ जो कि है लाख की चूड़ियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सारे गांव में बल्लू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। पहले यह जान लेते हैं कि लाख मतलब क्या होता है। यहाँ पर लाख का मतलब पैसों से संबंधित नहीं है, बल्कि लाख का मतलब एक धातु को कहा गया है जिससे कि चूड़ियाँ बनाई जाती है। तो लाख की गोलियाँ भी बनती है। लाख एक धातु प्रमाण होता है जिसे पिघलाकर कुछ भी शेप दिया जाता है, कुछ भी आकार दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जा रही है। तो सारे गांव में बदलू एक आदमी था जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाता था। उसके बारे में यह पाठ संबंधित है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, यह लेखक कह रहे हैं, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटा तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। जब लेखक अपने मामा के गांव जाते थे, जो बदलू था वो लेखक के मामा के गांव का चूड़ी बनाने वाला मतलब मनिहार था, जो कि चूड़ियाँ बनाता था और फिर उसे बेचता था। तो जब लेखक बदलू के पास जाते थे तो बदलू उन्हें रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था, जो कि दिखने में इतनी आकर्षक दिखती थी, जो कि किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव के होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। और जो लेखक थे वो बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहते थे, क्योंकि लेखक के जो सभी मित्र थे वो बदलू को बदलू मामा कहकर ही पुकारते थे। तो उनके साथ साथ लेखक भी उन्हें बदलू मामा ही कहते थे। बदलू कहकर काका न कहकर उसे मामा काका कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। बदलू का जो मकान था ना, तो कुछ ऊंचे पर चढ़ाव पर बना हुआ था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन मतलब आंगन होता है, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। जो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ था, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर था, सहन में था। ठीक है, नीचे बदलू अपना काम किया करता था। बगल में एक भट्टी दहकती रहती थी। भट्टी मतलब जहाँ पर जो अपनी चूड़ियाँ है वो पिघलाकर उसमें डाल दिया करता था, फिर चूड़ियाँ ऐसी टाइट हो जाती थी, फिर उसे निकाल कर वो बेचता था ठंडा करके। सामने एक और उस भट्टी मतलब एक आग जैसा कुछ होता है, फिर उसमें डालते हैं लाख और फिर उससे पिघलाया जाता है, चूड़ियाँ बनाई जाती है और उसको ठंडा करके उस चूड़ियों को, क्योंकि लाख जो है वो बहुत ही गर्म होता है, तो उससे चूड़ियाँ बनाई जाती है, फिर उसे बेचा जाता है ठंडा करके। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ियाँ का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती थी। कुछ इस तरह से बेलनुमा मुंगेरियाँ होती थी, जिसके आकार से समझो ये अपना हाथ है, इतने हाथ की जो चूड़ी थी वो किसी को लगती है, इतने हाथ की चूड़ी किसी को लगती है और इतने हाथ की किसी को लगती है। तो उसके आकार के आधार पर वो विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ बनाता था बेलनुमा मुंगेरियों के हेल्प से। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, और तब एक एक कर पूरे हार की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था, और चूड़ियाँ बनाने के बाद उस पर रंग करता था क्या, ताकि वो अच्छी लगे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता था। मचिया मतलब कुर्सी जैसा कुछ होता है, चेयर जैसा, जिस पर हम बैठते हैं, और यहाँ पर बदलू बैठा है मचिए पर बैठकर वह काम करता है, जो कि बहुत ही पुरानी थी। बगल में एक उसका हुक्का रहता था और उसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर ज़्यादातर बदलू के पास ही बीतता था।
वह मुझे लाला कहकर कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। मतलब 4-6 जोड़े मतलब 8 या 12 वो बना लेता था चूड़ियाँ। एक जोड़े में कितने चूड़ियाँ होती है? 2 चूड़ियाँ होती हैं। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि जो चूड़ियाँ बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मनिहार कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा मतलब जो पिता से प्राप्त हुआ है या फिर पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। उसके पूर्वज भी चूड़ियाँ बनाते थे तो वो भी चूड़ियाँ ही बनाता था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसके बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब बिक्री। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लगभग सभी लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। और जो बदलू था चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, वो वस्तु विनिमय की जो टेक्निक थी उससे बेचता था। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु बेचना। जैसे कि अभी यहाँ पर कहा गया है कि वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। मतलब अनाज एक वस्तु है और चूड़ियाँ एक वस्तु है। बदलू उन्हें चूड़ियाँ दे रहा है और लोग उसे अनाज दे रहे हैं चूड़ियों के बदले। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उससे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई भी उसे मुफ्त चिड़िया क्यों ना ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसे मनाने में लोहे लग गए थे। यहाँ पर लोहे लगना मतलब खूब मेहनत वाला काम करना या फिर उसे मनाने में बहुत ही तकलीफ होना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेर अनाज मिलता, उसके लिए अपनी एक पगड़ी मिलती और पैसे मिलते जो अलग। अब इसको घरवाली मतलब उसकी पत्नी। यदि संसार में बदलू को किसी बात की चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। क्योंकि कांच की चूड़ियाँ, क्योंकि हमें पता है कि बदलू क्या बनाता था? लाख की चूड़ियाँ बनाता था। और किसी की अगर मान लो कि मैं लाख की चूड़ियाँ बनाती हूँ और मुझे दिख रहा है कि कांच की चूड़ियाँ पहन रहे सभी, तो मुझे लगेगा कि मेरा तो धंधा चौपट हो रहा है। तो इसीलिए बदलू को भी ऐसा ही लगता था कि उसका धंधा चौपट हो रहा है, इसलिए वो उससे चिढ़ता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता था और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना देता था। 2-4 बातें सुनाना मतलब कुछ भी बोल देना, क्योंकि तुम ऐसा ही क्यों पहन रही हो, कांच की चूड़ियाँ कमज़ोर होती है, टूट जाती है, तो तुम लाख की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, ऐसा कुछ बातें वो सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यह तो शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर के बाहर कुछ और है लला, वहाँ तो सभी कुछ चलता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होते हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए एक मलाई बचा कर रखता था। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता था। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बदलू के यहाँ बदलू सिर्फ चूड़ियाँ बनाता था, लेकिन उसके पास गाय भी थी। वो गाय का दूध भी बेचता था और आम की फसल भी थी, मतलब वो आम भी बेचता था। तो ऐसे ही अगर लेखक उसके मामा के गांव जाते तो वो बदलू के घर जाते और बदलू
लेखक को मलाई बचा कर बल्लू के लिए मलाई बचा कर रखता था और आम भी देता था बल्लू अपने लेखक को। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि वह था कि लगभग रोज़ ही वह मुझे एक दो गोलियां बना कर देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं मामा के अपने गांव गया होऊंगा कि तभी मेरे पिता के एक दूसरे शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। यहाँ पर लेखक यह कह रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि वह अपने मामा के गांव नहीं जा सके और बल्लू से ना मिल सके। तो यहाँ पर कहा है कि उनके लेखक के पिता की बदली हो गई है, ट्रांसफ़र हो गई है और वह लंबे समय तक, अवधि का मतलब होता है यहाँ पर समय तक अपने मामा के गांव नहीं जा सकी। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया, इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरा रुचि नहीं थी। रुचि मतलब इच्छा या फिर हॉबी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बल्लू का ध्यान न आया। क्यों नहीं आया ध्यान? क्योंकि देखो, पहले जब लेखक अपने मामा के गांव जाते थे तब वो बच्चे थे और उन्हें रुचि थी लाख की गोलियों में, लेकिन अब उनकी रुचि भी नहीं थी और उन्हें याद भी नहीं आई। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बल्लू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसके कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे तो मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जब लेखक अपने मामा के गांव गए तब बरसात का मौसम चल रहा था और उसकी मामा की लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई थी और उसकी कांच की चूड़ी टूटकर उसके कलाई में घुस गई और फिर उसके लेखक को ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बल्लू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला आया। बल्लू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बल्लू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बल्लू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उठा रहा हो। और तब वह एकदम से बोला, आओ आओ लल्ला, बैठो। बहुत दिन बाद गाँव आए? हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चुप चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। यहाँ पर स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतारना मतलब अपनी पिछली बातें याद करना है। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ नजर आई, न ही बट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कुछ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रकार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सबका मशीन से होता है। खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर भी होता है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर उसके माथे पर नसें उभर आई थी मतलब शायद वह बूढ़ा हो चुका होगा। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगी। फसली खांसी का मतलब यहाँ पर है कि कभी कभी ऐसे ही खांसी आ जाती है या फिर सूखी खांसी जिसे हम बोलते हैं, वो फसली खांसी यहाँ पर कहा गया है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। व्यथा मतलब सीक्रेट या फिर कुछ दुख। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं।
कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। ऐसा उनके बीच में संवाद हुआ। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। डलिया मतलब एक छोटा सा बर्तन जैसा कुछ होता है, तो उसमें कौन सी भी वस्तुएं रखी जाती है, जिसमें अब आम रखे हुए थे। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शरीर ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत यहाँ पर कहा गया है वक्त में। बखत का मतलब वक्त है। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा, बेटी लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी यहाँ पर जो है वो आम का एक प्रकार है, जैसे कि हापुस आम है और रत्नागिरी, ऐसे कुछ आम के प्रकार है। यहाँ पर सिंदूरी आम का वर्णन किया है। देखो लल्ला कैसे है। इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। एक अंजुली भी एक बर्तन ही होता है। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर खिंचक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी मतलब सुंदर दिख रही थी या फिर सज रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और फिर बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने मुझको कम दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शोहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा कमज़ोर नहीं था जो कि आसानी से टूट जाए। यहाँ पर हमें यह सीख मिल रही है कि बदलू जो है वो अपनी इच्छा पर इतना दृढ़ था, इतना हार नहीं मानी उसने, मतलब गिव अप नहीं किया कभी भी। तो इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ रास्ते तो निकल में आने वाली है। तो इस पाठ के जो लेखक है वो है कामता नाथ, और यहाँ पर हमारा यह पाठ खत्म होता है। अब अगला पाठ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय।